अगले 30 मिनट के अंदर आपके 30 मार्क्स गारंटीड होंगे साइंस के पेपर के अंदर, क्योंकि आज मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं क्लास 10th फिजिक्स का फुल सिलेबस रिवीजन। हर एक चैप्टर का रिवीजन मैं आपको करवा दूंगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं ना बस थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं, डिटेल के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे और ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। बस 30 मिनट्स के अंदर आपकी पूरी फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी और इसके बाद में आप अपने एग्जाम के अंदर जाकर के 30 मार्क्स तो कंफर्म है फिजिक्स के अंदर फुल आउट ऑफ फुल आएंगे। इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं। अब जैसे मैं बोलता हूं ना, तो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि भैया हमारे नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने ना अपने दिमाग के अंदर बहुत छोटा सोच रखा है। जब तक आपके दिमाग के अंदर आप बस बोलना ही तो है कि भाई मैं ना आराम से 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कर सकता हूं, यस आई विल स्कोर 80 आउट ऑफ 80। जब हम ये बोल ही नहीं पाते तो हम करेंगे कैसे? सबसे पहला तो यही होता है ना कि हमारे दिमाग में थॉट है, फिर उसके बाद में हम उसके बारे में सोचेंगे। हम तो सोचते हैं कि भैया हमें ना 60 मिल जाए तो ही बहुत बात है। नहीं, आपका टारगेट होना चाहिए 80 का, क्योंकि सारा का सारा जो खेल है ना इस दुनिया के अंदर वो है माइंड का। जिसकी माइंड में जितना बड़ा टारगेट होता है वो उसको अचीव कर लेता है। तो अभी के अभी अपना टारगेट चेंज करो और लिखो कि यस भैया आई विल स्कोर 80 आउट ऑफ 80 इन साइंस, और उसके अंदर मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग फिजिक्स का डिटेल के अंदर रिवीजन करेंगे और पूरी वीडियो देखना, जब ही जाके फायदा होगा। और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनका भी भला हो जाए, और सब्सक्राइब तो कर ही लेना ताकि ऐसी वीडियोस और मिल पाए। तो सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की। व्हाट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? तो अगर ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो एक तो आपको इसका डायग्राम ड्रॉ करना है, जिसके अंदर कि आपको नीचे नॉर्मल प्लेन दिखाना है, फिर एक ये इंसिडेंट रे यहां से आ रही है और फिर इसके बाद में रिफ्लेक्ट होकर के इधर जा रही है, और ये जो डॉटेड लाइन है इसको कहा जाता है नॉर्मल। ठीक है, अब ये जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है इसमें 2 पॉइंट है। सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों के तीनों जो होते हैं ये एक ही प्लेन में लाई करते हैं या फिर सेम प्लेन में लाई करते हैं। फिर सेकंड यहां पर आता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां पर जो आपको आई दिख रहा है वो आर के बराबर हमेशा रहेगा जब कभी भी रिफ्लेक्शन होगा। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में जो नेक्स्ट आता है वो आता है कॉनकेव मिरर। अब देखो कॉनकेव मिरर के जितने भी रे डायग्राम हैं वो एक बार आप एनसीईआरटी से देख लेना, क्योंकि रे डायग्राम से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन आपको एक बार रे डायग्राम जरूर से देख लेना है। तो इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट केस ये है कि जब कभी भी कॉनकेव मिरर रहेगा तो वहां पर जो इमेज फॉर्म्ड रहेगी हमारे पास में वो हमेशा रहेगी रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, सभी केस के अंदर रहेगी, लेकिन यहां पर एक स्पेशल केस आता है जो कि है हमारा कि जब ऑब्जेक्ट की लोकेशन है वो हो जाए पोल के और फोकस के बीच में, तो यहां पर जो इमेज का नेचर है वो हो जाता है हमारे पास में वर्चुअल और इरेक्ट, और बाकी के जितने भी केसेस होते हैं उनके अंदर रियल और इन्वर्टेड रहेगी। अगर मान लो कि आप भूल जाते हो एमसीक्यू क्वेश्चन में आते हो तो आपको सीधा सा मार्क करके आ जाना है रियल और इन्वर्टेड। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में जो एक रे डायग्राम है, ये वाला रे डायग्राम थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि जब ऑब्जेक्ट हमारा ये जो पॉइंट है ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो क्या होगा? तो बेसिकली एक रे यहां से जाएगी, फिर उसके बाद में रिफ्लेक्ट बैक होकर के वो फोकस से पास करेगी, तो ये फर्स्ट रे हो गई। फिर सेकंड रे जो है वो जाएगी फोकस से और फिर उसके बाद में जाकर के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो ये रहेगा इसका रे डायग्राम। ये रे डायग्राम को याद रखना, और इसका जो नेचर ऑफ इमेज रहेगा वो रहेगा रियल और इन्वर्टेड। उसी के साथ में जो साइज ऑफ इमेज है वो एग्जैक्टली सेम साइज रहेगा जितना कि ऑब्जेक्ट का साइज था, और जो उसकी पोजीशन है वो भी रहेगी एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देन फिर इसके बाद में इसके यूजेस क्या क्या होते हैं? इसका यूज वहां पर लिया जाता है जहां पर कि एक आपको ना वाइडर एरिया देखना है, जहां पर आपको लार्ज के अंदर कुछ भी देखना है, वहां पे इसको यूजुअली काम में लिया जाता है। जैसे कि शेविंग मिरर, शेविंग मिरर के अंदर क्या होता है कि हमें हमारा इनलास्ट फेस देखना होता है। सर्च लाइट के अंदर क्या होता है कि इसको एज ए रिफ्लेक्टर इस तरीके से काम में लिया जाता है कि हमें एक पावरफुल बीम ऑफ लाइट मिले। व्हीकल्स की हेडलाइट वगैरह में कॉनकेव मिरर को यूज में लिया जाता है। देन फिर इसके बाद में यहाँ पे जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे पास में मिरर फॉर्मूला। अब देखो मिरर फॉर्मूला क्या होता है? मिरर फॉर्मूला बेसिकली आपके पास में रिलेशन रहता है फोकल लेंथ के बीच में, और उसी के साथ में v जो कि इमेज डिस्टेंस होता है, u जो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। अभी यहाँ पर जो फोकल लेंथ होती है इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि आपको जरूर से याद होना चाहिए। f इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। ये याद रखो कि फोकल लेंथ जो होती है वो होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। और फिर इसके बाद में अगर हमारे पास में जो मिरर
है वो होता है कॉनकेव नेचर का, तो उस केस के अंदर जो फोकल लेंथ रहेगी वो रहेगी नेगेटिव। लेकिन अगर जो हमारा मिरर है वो हो जाता है कॉन्वेक्स, तो वहां पर जो हमारी फोकल लेंथ है वो रहेगी पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव के अंदर ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो कि कॉन्वेक्स मतलब पॉजिटिव, मतलब एक्स से याद रख सकते हो कॉन्वेक्स, तो इससे क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव। और जो हमेशा ये वाला जो पॉइंट है ये कभी भी चेंज नहीं होता, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो ऑलवेज नेगेटिव रहेगा, क्योंकि ये जो है ये जो हमारा ऑप्टिकल मतलब पोल है उससे इधर की तरफ लाई करता है, जो भी इधर की तरफ लाई करता है वो डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव रहेगी। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट टर्म आती है वो आती है मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास में m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस, यहां पर ये याद रखिएगा कि यहां पे हमें नेगेटिव का साइन लगाना है, फिर उसके बाद में होगा v बाय u। अब यहां पर इसका यूज क्या क्या होता है, किस तरीके का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहां पर एक तो सबसे फर्स्ट तो इसके 3 केस होते हैं कि अगर m की वैल्यू 1 हो जाए तो इस केस के अंदर क्या होगा कि हाइट ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और यहां पे आप बोल सकते हो कि जो इमेज डिस्टेंस है कि v इज इक्वल टू यहां पर नेगेटिव ऑफ u हो जाएगा। और फिर इसके बाद में अगर मान लीजिए कि जो हमारा m है वो ग्रेटर देन 1 हो गया, तो आप बोल सकते हो कि इस केस के अंदर जो इमेज है वो हो जाएगी इनलार्ज्ड इमेज फॉर्म होगी, और हाइट ऑफ इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से ज्यादा रहेगी। अगर m का केस ये आता है कि हमारा जो m है वो हो जाता है लेस देन 1, तो इस केस के अंदर हाइट ऑफ इमेज जो है वो कम रहेगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इस केस के अंदर डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म होगी। देन फिर इसके बाद में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट के ऊपर, जो कि काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो बहुत बार हमें कंफ्यूज कर देता है। तो वो ये है कि जो हमारा मैग्निफिकेशन है अगर वो रहता है पॉजिटिव, मैग्निफिकेशन अगर रहता है मतलब मैग्निफिकेशन फर्स्ट में रहता है नेगेटिव, तो ये यहाँ पर इमेज जो होती है वो होती है रियल और इन्वर्टेड इमेज इस केस में फॉर्म होती है। और वहीं पर अगर हम लोग बात करें कि जो हमारा m है वो हो जाए पॉजिटिव, तो इस केस के अंदर जो हमारी इमेज रहेगी वो रहेगी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म होगी। और वहीं पर ही अगर m नेगेटिव रहता है तो आप मिरर का भी पता लगा सकते हो कि कौन सा मिरर को यूज में लिया गया है। तो यहाँ पे जो मिरर होता है जब कभी भी आपकी m नेगेटिव होता है तो वो जो मिरर होता है वो होता है कॉनकेव मिरर। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारे पास में आता है वो आता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के अंदर भी वही पॉइंट सेम है जो कि रिफ्लेक्शन में था, इसमें बस एक नई चीज ऐड हो जाती है, वो ये है कि यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे आ जाता है। तो इंसिडेंट रे और उसी के साथ में इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये सभी के सभी सेम प्लेन के अंदर लाई करते हैं। और जो इसका सेकंड पॉइंट है वो है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ अगर क्वेश्चन में आएगा तो ये 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। तो इसके अंदर स्नेल्स लॉ क्या होता है, स्नेल्स लॉ बेसिकली हमारे पास में रिलेशन होता है जो कि रहता है रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो भी हमारा एंगल रहेगा, जैसे कि इंसिडेंस का एंगल अगर मैं बोलूँ वो है 30 डिग्री, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा साइन ऑफ 30 डिग्री, और जो हमारा रिफ्लेक्शन है वो हमारे पास में हो गया 60 डिग्री रिफ्रैक्शन एंगल, तो यहाँ पर ये आ गया साइन ऑफ 60 डिग्री। तो ये क्या रहेगी, ये कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि साइन ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, फास्टली इसका आंसर मेरे को कमेंट करके बताओ। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है हमारे पास में वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बेसिकली रेशियो होता है। ये रेशियो होता है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन पेयर ऑफ अ मीडियम, कि मतलब हमारे पास में 2 पेयर ऑफ मीडियम गिवन रहते हैं, कि जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कि ये एक सरफेस है जो कि हमारा ये है मीडियम 1 जो कि m1 है, ये है मीडियम 2, और इसमें क्या हो रहा है कि ये जो लाइट आ रही है फिर उसके बाद में इस मीडियम के अंदर ट्रेवल कर रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसकी स्पीड इन दोनों मीडियम के अंदर अलग है, तो इन्हीं का ही रेशियो क्या होता है वो होता है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हमारे पास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अ लाइट इन मीडियम 2, तो ये हो जाएगा। और अगर आप लिखना चाहते हो कि सेकंड का विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, जो कि एग्जाम के अंदर आएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रेस्पेक्ट टू 1, तो आपको उसके लिए लिखना होगा v1 अपॉन में v2, जो कि यहाँ पर v बताएगा कि ये है स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 में और ये है स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 2 में। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारे पास में आते हैं वो आते हैं लेंसेज, तो जिसमें सबसे फर्स्ट केस जो आता है वो आता है कॉन्वेक्स लेंस।
अब देखो कॉन्वेक्स लेंस जो होता है इसके अंदर जो इमेज फॉर्म रहेगी वो रहेगी रियल और इन्वर्टेड इमेज इस केस के अंदर फॉर्म होगी। और अगर हम लोग बात करें कि ये जो है अगर इसके अंदर भी एक एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन याद रखो। वैसे तो आपको है ना कुछ भी अगर याद नहीं रहता तो आपको है ना एक दो बार उसको रिपीट कर लेना चाहिए। जैसे कि अगर आपको ये अच्छे से समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को 20 सेकंड तक पीछे करके फिर से देखो, अगर फिर भी याद नहीं हो फिर से पीछे करके फिर से देखो तो आपको इससे अच्छे से याद होगा। तो इसके अंदर एक इसका एक्सेप्शनल केस है कि अगर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो फोकस के और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है तो इस केस के अंदर जो इमेज फॉर्म होगी वो हमेशा रहेगी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज इस केस के अंदर फॉर्म होगी। और अब इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारे पास में आता है वो आता है कॉनकेव लेंस। अब ये कॉनकेव लेंस का जो इमेज है वो हमेशा रहता है हमारे पास में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज हमेशा इसमें फॉर्म होता है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला के ऊपर बेस्ड आपको एग्जाम के अंदर न्यूमेरिकल्स देखने को मिल सकते हैं। तो इसका जो फार्मूला रहता है हमारे पास में वो रहता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस, यहाँ पर क्या है ये है नेगेटिव और जो हमारा मिरर फार्मूला था उसके अंदर था पॉजिटिव, और 1/v इज माइनस 1/u। तो ये हो गया। और यहाँ पर जो हमारा फोकल लेंथ मतलब कि फोकल लेंथ है लेंसेज के लिए वो पॉजिटिव रहेगा कॉन्वेक्स लेंस के केस में और नेगेटिव रहेगा कॉनकेव लेंस के अंदर। और फिर इसके बाद में हमारे पास में जो आता है नेक्स्ट वो आता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन रहेगा हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v/u। और अब इसके बाद में यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिससे कि आपको है ना MCQ के अंदर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है वो ये है कि पावर ऑफ अ लेंस। मतलब पावर ऑफ लेंस का अगर डेफिनेशन आती है तो पावर ऑफ लेंस की डेफिनेशन आपके पास में ये रहने वाली है कि द degree of convergence or the divergence of a light rays, the degree of convergence or divergence of a light rays is called the power of lens। और इसका जो फॉर्मूला है वो रहता है पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ, जो कि फोकल लेंथ रहेगी मीटर के अंदर। अगर ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल में आएगा तो आपको फोकल लेंथ दी रहेगी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना है। अब देखो बहुत सारे बच्चों से गलती होगी और मैं एक क्वेश्चन भी पूछ लेता हूं। चलो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को सभी लोगों को देना है कि 20 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर रहेगा। मतलब कि हमारा जो फोकल लेंथ है वो है कितना, एक क्वेश्चन ही बना देता हूं चलो, कि एक हमारा जो लेंस है उसका नाम है वो है कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस हम लोग काम में ले रहे हैं और इसकी जो फोकल लेंथ है वो है 20 सेंटीमीटर। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि इसकी पावर क्या रहेगी। फास्टली इसका आंसर कमेंट करो। और इसके अंदर गलती ये होगी कि आप फोकल लेंथ को ना पॉजिटिव नेगेटिव नहीं कर पाओगे, तो ये रहा पॉजिटिव नेगेटिव आपको डिसाइड करने के लिए कि फोकल लेंथ पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव। और अब इसके बाद में मेरे को इसका आंसर कमेंट कीजिए। और जो इसकी यूनिट होती है हमारे पास में पावर की वो रहती है डायोप्टर, जिसको कि हम लोग D से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर इनवर्स होता है, मतलब मीटर की पावर -1 होता है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जो सबसे फर्स्ट कंसेप्ट आएगा वो आएगा इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कि करंट जो हमारे घर पर जो लाइट बिजली आ रही है वो होता है इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट होता है द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इन अ यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है कंडक्टर में से उसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट, जो कि होता है चार्ज अपॉन में टाइम। ये होता है इसका फॉर्मूला। यहां से हमारे पास में आ जाएगा I इज इक्वल टू Q अपॉन में T। और अब यहां पर जो बातें हैं वो याद रखने वाली ये है कि इसकी ऐसा यूनिट जो है वो होती है एम्पेयर, ठीक है, ऐसा यूनिट इसकी एम्पेयर होती है और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। और CBSE का फेवरेट क्वेश्चन है कि डिफाइन 1 एम्पेयर करंट। तो भैया ये क्वेश्चन अब भी पूछा जा सकता है, तो इसका हमारे पास में आंसर बहुत ही अच्छा है। वो ये है कि 1 एम्पेयर इज डिफाइंड एज व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ अ चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड। एक कूलम्ब चार्ज 1 सेकेंड के अंदर फ्लो करता है तो वहां पर जो करंट बनेगा वो बनेगा 1 एम्पेयर का।
और जो डिवाइसेस यूज में ली जाती हैं इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए, दो डिवाइसेस होती हैं। एक होता है एमीटर जिसको कि हम कनेक्ट करते हैं सीरीज के अंदर और ये मैग्नीट्यूड को मेजर करता है, और जो दूसरी डिवाइस होती है वो होती है गैल्वेनोमीटर जो कि मेजर करती है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दोनों का काम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने का, लेकिन गैल्वेनोमीटर के अंदर खास बात ये होती है कि ये डायरेक्शन बताता है और एमीटर डायरेक्शन नहीं बताता। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम मेजर किससे करेंगे, उसको मेजर करेंगे वोल्ट मीटर से, जिसको कि आपको कनेक्ट करना होता है सर्किट के अंदर पैरेलल में, पैरेलल कनेक्शन के अंदर इसको कनेक्ट किया जाता है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो आते हैं ओम्स दादा। अब देखो ओम्स दादा को भूल मत जाना, क्योंकि अगर तुमने ओम्स दादा को भूल गए तो तुम्हारे एग्जाम के अंदर नंबर कैसे आएंगे। तो ओम्स लॉ कहता है हमारे पास में, जो अगर आपके पास में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर में से तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है उसके पोटेंशियल डिफरेंस के। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि V इज प्रोपोर्शनल टू I, और इसको सॉल्व करके हमारे पास में आ जाता है V इज इक्वल टू IR, और ये यहां पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। अब ये रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस बेसिकली आपके पास में कुछ भी नहीं होता। सबसे पहले तो जो ओम्स लॉ पढ़ करके आए हो V इज इक्वल टू IR, यहां पे R को इधर रखो तो आपके पास में फॉर्मूला आ जाएगा R इज इक्वल टू V अपॉन में I, और इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो सबसे अलग होती है, वो होती है ओम, इसकी ऐसा यूनिट होती है, और आप इसको कह सकते हो वोल्ट पर एम्पेयर। देन फिर इसके बाद में ये क्या होता है, मतलब इसकी डेफिनेशन क्या होती है रेजिस्टेंस की? रेजिस्टेंस की डेफिनेशन होती है कि रेजिस्टेंस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट ओपोज और रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट, कि ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू कि अपने अंदर से चार्ज को फ्लो करने के लिए रोकता है, इसी को ही रेजिस्टेंस कहते हैं। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, ऐसे कौन से फैक्टर है जिनके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन आएगा तो ये 3 मार्क्स के अंदर आने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। तो इसके लिए सबसे फर्स्ट हमारे पास में रहेगा कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, तो हम बोल सकते हैं कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A, और फिर इसके बाद में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है लेंथ ऑफ कंडक्टर के, R इज प्रोपोर्शनल टू L। ये वाली जो टर्म्स हैं ये एक बार जरूर से देखते हुए चलना, क्योंकि ये अगर एग्जाम के अंदर लिखोगे तो ये थोड़ा एक अच्छा पॉजिटिव इंप्रेशन टीचर के ऊपर जाएगा। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि ये तीसरा जो पॉइंट है जिस पे ये डिपेंड करता है वो रहेगा हमारे पास में नेचर ऑफ मटेरियल, जिसको कि हम लोग रेजिस्टिविटी कहते हैं, और लास्ट है कि टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, और फाइनली सब कुछ डिपेंड करता है। तो ये जो हमारे पास में आता है वो आता है R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। यहां पर रो है रेजिस्टिविटी, L है उसकी लेंथ कि कितने लेंथ का आपने वायर उसमें काम में लिया है, A है उसका एरिया कि कितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। देन फिर इसके बाद में रेजिस्टिविटी क्या होता है? रेजिस्टिविटी के आपको डेफिनेशन एक बार देख लेनी है कि रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर ऑफ अ यूनिट, यहां पर याद रखो कि ये यहां पे बात करी जा रही है यूनिट लेंथ एंड अ यूनिट क्रॉस सेक्शन। यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शन होगा तो वहां पर हमारे पास में रेजिस्टिविटी रहेगी, वही रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी कहते हैं। और रेजिस्टिविटी जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है कंडक्टिविटी के। इसका मतलब ये हो गया कि जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी उसका रेजिस्टिविटी कम रहेगी। और ये एग्जाम के अंदर CBSE 2022 के अंदर पूछा गया था कि जो मेटल होते हैं उनकी लो रेजिस्टिविटी होती है और जो मतलब कि उनकी कंडक्टिविटी इसीलिए हाई होती है। अब इसके बाद में यहाँ पे आता है वो आता है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हमारे पास में जो रहेगा वो रहेगा कि इनके अंदर जो करंट है वो सेम करंट फ्लो होता है हर एक रेजिस्टर के थ्रू, और यहाँ पे जो आपके पास में R इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 से लेकर के Rn तक जितने भी हैं उनको आपको सिंपल सा बेसिक सा एडिशन करना है। और इसका प्रूफ आपको सिंपल सा है कि आप सभी को जोड़ दीजिए कि पोटेंशियल डिफरेंस सभी के अक्रॉस अलग अलग है, तो आप इसको बोलेंगे V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और फिर इसके बाद में ओम्स लॉ लगा करके आप बोलोगे कि V1 इज इक्वल टू IR1, फिर वैल्यूज पुट करके आपके पास में फॉर्मूला आ जाएगा। अब इससे रिलेटेड कुछ बातें,
तो सबसे पहली बात इसमें यह है कि आर इक्विवेलेंट जो है इज ऑलवेज ग्रेटर देन एनी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। उसके अंदर चाहे से जितना भी छोटा भी रेजिस्टेंस होगा ना, अगर आप एक एक ओम भी जोड़ोगे तो भी वो सबसे बड़ा ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रहेगा। और यहाँ पर जो दो डिवाइसेस हैं उनको आप ऑपरेट नहीं कर सकते सेपरेटली। जैसे कि अगर आप चाहते हो, आपने क्या किया कि R3 को आपने क्या बोला है कि ये है बल्ब, ठीक है, ये है आपके पास में बल्ब, और R2 क्या है, ये है आपके पास में टीवी, और R1 क्या है, ये है आपके पास में गीजर। ठीक है, अब ये तीनों की तीनों डिवाइसेस, जैसे कि अगर आपको बल्ब जलाना है तो आप है ना, ये टीवी भी साथ में चलेगा, गीजर भी साथ में चलेगा, तो आप है ना इंडिविजुअली इनको ऑपरेट नहीं कर पाओगे, ये इसका डिसएडवांटेज है। और अगर आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए, मैक्सिमम रेजिस्टेंस के लिए हम लोग सीरीज के अंदर कनेक्शन करते हैं, और एवरी रेजिस्टेंस हैज द सेम करंट एंड डिफरेंट पोटेंशियल, मतलब कि उनका डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब देखो यार, इतनी बात हमने कर ली, तो अब आप लोगों को भी एक काम तो करना चाहिए यार, सब्सक्राइब करो ना। आप लोग सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाते हो, आप लोग को लाइक का बटन दबाते हुए क्यों शर्म आती है? जल्दी से सबसे पहले तो लाइक कर दो, फिर उसके बाद में सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस मिलें। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे पास में पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है कि आपको तीन रेजिस्टेंस इस तरीके से कनेक्टेड रहते हैं और इनके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, करंट इनके अंदर डिफरेंट रहता है। तो हमारे पास में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो आएगा आपके पास में 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 से लेकर के Rn तक ये रहेगा। और फिर इसके बाद में आपको जो बातें याद रखनी है इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाली, वो ये है कि इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इज लेस देन द रेजिस्टेंस ऑफ आइदर रेजिस्टेंस, कि इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी कम रहेगा। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर हमारे पास में अगर दो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होते हैं तो हम बोल देंगे R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 इंटू R2 डिवाइड बाय में R1 प्लस R2। और इन पैरेलल कॉम्बिनेशन एवरी, जो यहाँ पर ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर ये आ सकता है, ये है कि एक पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर आप एक इंडिविजुअल जो रेजिस्टेंस होता है उसको भी आप आसानी से सेपरेटली ऑपरेट कर सकते हो। इसी वजह से इसको डोमेस्टिक अप्लायंसेस, जो कि हमारे घरों के अंदर कनेक्शन होता है, वहां पे भी इसको काम में लेते हैं। देन फिर इसके बाद में जूल्स हीटिंग लॉ है। तो जूल्स हीटिंग लॉ के अंदर आपको दो बातें याद रखनी है। एक तो सबसे फर्स्ट तो ये है कि जूल्स हीटिंग लॉ होता है H इज इक्वल टू होता है I²R इंटू T। और यहाँ पर आपके पास में जब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हो तो जो हमारे पास में फॉर्मूला निकल करके आता है वो आता है H इज इक्वल टू I²RT। और यहाँ पर जो टाइम है वो रहेगा सेकेंड्स के अंदर। याद रखना, एग्जाम के अंदर टाइम देंगे आपको मिनट्स के अंदर या फिर आर के अंदर, तो आपको उसको कन्वर्ट करना है सेकंड में। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो कि आपके घर पे यूनिट आती है ना, आपने देखा होगा कि बिल आ गया, 200 यूनिट आ गया, 300 यूनिट आ गया, तो वो जो यूनिट होती है जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है वो होती है पावर इनटू टाइम, मतलब पावर इनटू टाइम होता है। और यहाँ पर जो टाइम होता है वो होता है घंटों के अंदर, और जो इसकी यूनिट रहती है हमारे पास में इलेक्ट्रिक एनर्जी की वो रहती है किलोवाट आवर। और 1 यूनिट जो होती है, 1 यूनिट होती है हमारे पास में 1 किलोवाट आवर। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो आता है पावर। पावर क्या होता है? पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, जिसका स्पीड से आप काम करते हो। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इज इक्वल टू VI। और यहाँ पे जो दूसरा फॉर्मूला होता है जब आप ओम्स लॉ लगाएंगे तो आपके पास में आएगा P इज इक्वल टू I²R। और फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है P इज इक्वल टू V² अपॉन में R। तो यहाँ पे हो गया हमारी इलेक्ट्रिसिटी खत्म। अब इसके बाद में आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है? बेसिकली सबसे फर्स्ट तो हम लोग एक बार देखते हैं कि इससे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें बनता है कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मैग्नेट मतलब आप ये बोल सकते हो कि मैग्नेटिक इलाके का मतलब क्या होता है? इलाके का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर दूसरे इलाके का आदमी आएगा तो वो पिट जाएगा। तो वही यहाँ पर होता है कि द रीजन वेयर द अदर मैग्नेट एक्सपीरियंस फोर्स, जहां पर दूसरी मैग्नेट अगर होगी तो उसको एक्सपीरियंस मतलब कि उसको फोर्स का एक्सपीरियंस होगा। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारे पास में आता है वो आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की क्या प्रॉपर्टीज हैं? तो सबसे फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो आता है कि अराइजेस फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एट अ साउथ पोल। जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो स्टार्ट होती है नॉर्थ पोल से और
खत्म होती हैं साउथ पोल के ऊपर जाके। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि ये एक क्लोज्ड कर्व फॉर्म करती हैं। फिर थर्ड पॉइंट जो हमारे पास में आता है कि क्लोजनेस ऑफ अ लाइंस डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। और यहाँ पर जो इनकी डिग्री ऑफ क्लोजनेस रहती है कि कितनी पास पास में है लाइनें, वो बताती हैं कि इनकी कितनी स्ट्रेंथ है। और ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। इसके ऊपर हर साल क्वेश्चन आता है, हर साल क्वेश्चन आता है, तो इस बार भी आ सकता है कि ये इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती। ये इसलिए इंटरसेक्ट नहीं करती क्योंकि कंपास कैन नॉट गिव टू डायरेक्शन, एक ही पॉइंट के ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ नहीं की जा सकती। इसीलिए यहां पर क्या होता है कि ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे पास में राइट हैंड थंब रूल। तो जो राइट हैंड थंब रूल है वो हमें क्या बताता है? राइट हैंड थंब रूल बेसिकली हमें जो थंब है वो देता है डायरेक्शन ऑफ करंट की, किस डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो कर रहा है। और जो आपकी कर्ल्ड फिंगर है वो बताती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की, क्या किस डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। और फिर इसके बाद में जो मैग्नेटिक फील्ड रहता है ड्यू टू करंट थ्रू, मतलब कि सर्कुलर लूप अगर रहेगा तो उस केस के अंदर जो डायरेक्शन रहेगा वो हमारे पास में रहेगा कॉन्सेंट्रिक सर्कल का डायरेक्शन रहता है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब कि इस तरीके के सर्कल उसमें फॉर्म होते हैं, एक ही सेंटर के साथ में काफी सारे सर्कल्स। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है? बेसिकली जहां पर कि लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स क्लोजली वाउंडेड ऑन अ होलो सिलेंडर, एक ऐसा सिलेंडर है जो कि एक होलो इसके ऊपर है ना, ऐसे करके अगर हम तार बिछा देंगे तो इसको हम सोलेनॉइड कहते हैं। और ये एक बार मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो आपकी फोर फिंगर है वो बताएगी आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की, किस डायरेक्शन के अंदर है मैग्नेटिक फील्ड। और अगर फिर उसके बाद में जो आपकी मैग्नेटिक मिडिल फिंगर है वो आपको बताएगी कि डायरेक्शन ऑफ करंट किस तरफ है। और जो आपका थंब है वो अब इसमें इंडिकेट करेगा आपको डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ फोर्स। ये फिर से सुन लो ध्यान से कि जो आपकी फोर फिंगर है वो बताएगी कि किस डायरेक्शन के अंदर है मैग्नेटिक फील्ड, जो मिडिल फिंगर है वो बताएगी डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो आपके पास में थंब है वो बताएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब इसके बाद में इसी का एक और जो नेक्स्ट वर्जन आता है वो आता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। एक था लेफ्ट, एक है राइट। तो यहां पर ये जो राइट हैंड रूल है ये हमें बताता है कि जो हमारी फोर फिंगर है वो देखिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो कि लेफ्ट हैंड में भी था, लेकिन यहां पर जो मिडिल फिंगर है वो बताएगी कि इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या है। और फिर उसके बाद में थंब बताएगा कि उससे उसका मोशन किस तरफ रहेगा। और अगर आपको थोड़ा सा अभी भी ये अच्छे से रिवाइज नहीं हुआ तो आपको इसकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैग्नेटिक फील्ड का, वहां से जाकर के आप देख सकते हो। वो भी 10 मिनट का वीडियो, आपका पूरा अच्छे से ये मैग्नेटिक फील्ड भी कवर हो जाएगा। अब यहाँ पे आता है हमारे पास में जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। आपकी आंखें और ये जो रंगीन दुनिया है ना, ये आप जो देख पा रहे हो ये कैसे देख पा रहे हो? सिर्फ और सिर्फ आंखों की वजह से। तो ये आंखों के अंदर क्या होता है, कैसे होता है, और हमारे जो कलरफुल दुनिया है वो कलरफुल है क्यों, वो ब्लैक एंड व्हाइट क्यों नहीं? अगर कलर ब्लू है तो वो ब्लू कलर क्यों है? जो हमारा स्काई है वो ब्लू क्यों है? रेनबो है वो 7 कलर का क्यों है? तो इन सभी के आंसर आपको इस चैप्टर के अंदर मिलेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन यहां पर आता है एग्जाम के अंदर वो ये बनेगा कि ड्रॉ द आई को आपको ड्रॉ करना है, ह्यूमन आई को ड्रॉ करना है। तो आप इस तरीके से इसमें ड्रॉ करेंगे। देखो सिंपल सा, ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप बता देंगे रेटिना, रेटिना को लेबल कर देना, आपको लेंस को लेबल कर देना है, आइरिस को लेबल कर देना है, प्यूपिल को कर देना है और कॉर्निया को कर देना है। ये 5 पॉइंट अगर आपने लेबल कर दिए आपको फुल मार्क्स मिलने वाले डायग्राम में। और इसके अलावा जैसे कि यहाँ पे आप ये कर सकते हो कि सिलेरी मसल्स एक और एडिशनल लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपको ये डायग्राम को ड्रॉ करना है, पेंसिल से ही ड्रॉ किया हुआ डायग्राम है। और फिर इसके बाद में क्या क्या पार्ट्स हैं हमारी आंखों के, वो सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि एग्जाम के अंदर डेफिनेशन इन्हीं से ही आएगी। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो है कॉर्निया की। कॉर्निया क्या होता है? इट इज द आउटर मोस्ट एंड द ट्रांसपेरेंट पार्ट, इट प्रोवाइड्स द मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट। तो हमारे ये आउटर मोस्ट ये जो पार्ट दिख रहा है ना आपको आंखों का, ये जैसे कि आपने देखा होगा कि ये जो सबसे बाहर वाली एक छोटी सी पतली सी लेयर होती है ट्रांसपेरेंट से, वही होती है यहाँ पे कॉर्निया। और ये क्या होता है? एक ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है जो कि सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्रोवाइड कराता है आंखों को। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है लेंस। इट इज द कंपोज्ड ऑफ अ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल। जो हमारा लेंस है वो एक तरीके से फाइब्रस और जेली लाइक मटेरियल होता है। प्रोवाइड्स द फोकस्ड रियल इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। और इसका काम ये होता है
कि जो भी इमेज है ना उसकी एक तरीके से रियल और इन्वर्टेड इमेज हमारी आंखों के ऊपर बनाता है। देखो जैसे कि ये हमारी आंख है, तो इसमें क्या होता है मैं आपको इसके अच्छे से समझाता हूँ कि किस तरीके से इसकी वर्किंग होती है। तो यहाँ पे इस तरीके से रेज आती है, ठीक है, इस तरीके से रेज आती है, ये रेज आती है, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या करता है कि इनको यहाँ पर फोकस करता है इसके ऊपर। देखो कितनी अच्छी रेज बनी है ना भाई साहब, मजा आ गया। देखो एकदम से सही सही लाइनें बन गई एक बार में, ठीक है। इस तरीके से हमारी आंखों के ऊपर जो इमेज यहाँ पे फॉर्म होती है वो होती है रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है हमारे रेटिना के ऊपर। अब आप बोले कि भैया हमें तो उल्टा तो दिखता ही नहीं, हमें तो सब कुछ सीधा दिखता है, आप ये जो दिखा रही है ये भी हमें सीधी दिख रही है, उल्टा दिख ही नहीं रहा, आप बोल रहे हो रियल और इन्वर्टेड। तो हमारा दिमाग जो है रियल और इन्वर्टेड जो सिग्नल होता है ना वो इस ऑप्टिक नर्व, ये जो नर्व दिख रहा है ना आपको, इसके थ्रू ब्रेन के पास में जाता है और ब्रेन क्या करता है कि जो उल्टी है ना उसको सीधी करके हमें दिखाता है। इसीलिए हमें पूरी दुनिया सीधी दिखती है, जबकि हम देखते उसे उल्टा है, लेकिन हमारा दिमाग उसे बहुत जल्दी प्रोसेस करके उसको सीधा दिखाता है। देखो कितनी फास्ट प्रोसेसिंग स्पीड है हमारे दिमाग की कि जैसे अब देखो आपको हाथों हाथ दिख रहा है ना, ये हर एक मूवमेंट आपको दिख रहा है, कितनी फास्ट प्रोसेसिंग है इसकी। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है हमारे पास में वो ये है कि आइरिस क्या होता है। आइरिस इट इज द डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। साइज ऑफ प्यूपिल। अब इसके बाद में जो आइरिस है ना इसका काम करने का तरीका मैं बताता हूं। जैसे कि आपको क्या होता है कि आप है ना जब कभी भी कम लाइट में स्टडी करते हो ना तो जो आपका आइरिस है ना वो ज्यादा ओपन हो जाता है, जिससे कि क्या हो कि मैक्सिमम लाइट अंदर जाए और आपको अच्छे से क्लियरली विजिबल हो। और वहीं पर अगर आप ज्यादा लाइट के अंदर स्टडी करो, ऐसे बहुत सारी लाइटें लगा ली, तो क्या होगा कि उस केस के अंदर जो आपका आइरिस है वो छोटा हो जाएगा कि ज्यादा लाइट आंखों के अंदर ना जाए, नहीं तो आपका रेटिना डैमेज हो जाएगा। देख रहे हो कितनी स्मार्ट है ये आइरिस। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है हमारे पास में प्यूपिल। तो देखिए प्यूपिल की डेफिनेशन ये होती है कि इट इज the window of a eye, it is the central aperture in iris। central aperture जो है iris का वो होता है pupil। इसका काम क्या होता है, it regulates and control the amount of light entering the eye। इसका काम क्या होता है, ये रेगुलेट करता है और कंट्रोल करता है कि कितने अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करेगी आई में। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है रेटिना। रेटिना क्या होता है कि इट इज द डेलिकेटेड मेम्ब्रेन हैविंग द इनॉर्मस नंबर ऑफ द सेंसिटिव सेल। देखिए रेटिना एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर की बहुत सारे सेल्स होते हैं। इसका काम क्या होता है कि जो भी हम इमेज देख रहे हैं इसको वहां पर उसके ऊपर फॉर्म होती है, फिर उसके बाद में लाइट सेंसिटिव सेल होते हैं, ये इस इमेज को फॉर्म करके सीधा ऑप्टिक नर्व को भेजते हैं जिसके थ्रू कि हम लोग देख पाते हैं। तो इन्हीं पॉइंट्स को आपको याद रखना है। ये 5 पॉइंट है जो कि आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है, नोट करके यहां पे लिखा हुआ है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो ये है कि एक आई के लिए फार पॉइंट क्या कि आप कहां तक देख सकते हो, कौन सा है एंड पॉइंट। तो देखो हमारी आंखों का जो एंड पॉइंट है वो है इंफिनिटी। इंफिनिटी तक देख सकते हैं हम, कितनी भी दूर तक देख सकते हैं, इतनी हमारी आईज की कैपेबिलिटी है। और वैसे अगर मैं आंखों के मेगापिक्सल की बताऊं तो वो होते हैं 576 मेगापिक्सल्स की हमारी आंखें होती हैं। और अभी ये जो कैमरा है ये है 64 मेगापिक्सल का। तो आप देख सकते हो कि हमारी आंखें कितनी अच्छी होती हैं। और ये 8K में रिकॉर्ड करती हैं हमारी आंखें, 8K में। और हमारे जो कैमरे हैं वो मैक्स टू मैक्स 4K या फिर 8K में बहुत ही कम रिकॉर्ड कर पाते हैं। तो देख रहे हो कितनी अच्छी आंखें होती हैं। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो ये है यहाँ पे कि नियर पॉइंट ऑफ आई। आई का नियर पॉइंट क्या रहेगा, तो मैं अगर आपको बताऊं कि ये होता है बेसिकली कि मिनिमम डिस्टेंस जहां से कि हमें दिखना स्टार्ट होता है, कि जहां से हम देख सकते हैं। जैसे कि एक काम करना कि ये बुक है, देखो ये बुक है, इस बुक को ना एकदम से पास में ले आना तो आपको क्या दिखेगा, आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। लेकिन एक डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर का जब आएगा तो आपको इसमें क्लियरली दिखने लगेगा। तो मतलब ये है कि एक ऐसा डिस्टेंस जिसके बाद कि हमें क्लियरली दिखने लगेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो कहते हैं नियर पॉइंट ऑफ आई। तो इसकी डेफिनेशन ये रहेगी कि मिनिमम डिस्टेंस एट विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट डिस्टेंटली विदाउट एनी स्ट्रेन इज कॉल्ड द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। की जो हमारे पास में जितनी दूर से ना हम लोग आराम से देख सकते बिना हमारी आंखों के ऊपर जोड़ पड़े हुए, उसको हम लोग कहते हैं नियर पॉइंट ऑफ आई। और इसका एग्जांपल जो है एक नॉर्मल आई का जो नियर पॉइंट है वो है यहाँ पर होता है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर जो है आपको उसके बाद में सब कुछ चीजें अच्छे से दिखती हैं। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, बेसिकली इट इज द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। कि हमारी आईज जो है ना ये कंटिन्यूअसली फोकल लेंथ को चेंज करती रहती है। जैसे कि आप अभी पढ़ रहे हो फिर एकदम से इधर देखो, इधर देखो, तो क्या होगा कि आपकी जो आईज की फोकल लेंथ है ना वो बहुत ही फास्टली रैपिडली चेंज होती है और आपका फोकस जो है विद इन अ सेकंड के अंदर चेंज होकर के उस चीज के ऊपर चला जाता है। इतना यही होता है हमारी आईज का पावर ऑफ एकोमोडेशन। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है मायोपिया। मायोपिया क्या होता है, बेसिकली मायोपिया एक ऐसी बीमारी होती है जो कि अभी इसके अंदर क्या होता है कि जैसे कि अभी मैं मेरी चश्मा उतार दूंगा तो मेरे को क्या होगा कि 3 मीटर तक अच्छे से दिखेगा, लेकिन 3 मीटर के बाद में मेरे को थोड़ा अच्छे से धुंधला दिखेगा। तो यही यहां पर क्या होता है कि ये होता है मायोपिया कंडीशन। और एक जो मायोपिक जो
एक तरीके से जो पर्सन होता है उसको है ना कैन सी द ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, कि पास के ऑब्जेक्ट में बहुत अच्छे से देख पाता हूं लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट जब मैं दिखूंगा बिना चश्मा के तो मेरे को क्लियरली नहीं दिखेंगे, ऐसा पता लगेगा थोड़ा धुंधला धुंधला सा। तो यही होता है यहाँ पर एक मायोपिक्स जो होता है, एक तरीके से मायोपिक पर्सन होता है, उसके साथ में इसमें जो इमेज होती है वो इन फ्रंट ऑफ रेटिना होता है। अब देखो होता क्या है, मैं आपको बताता हूं कि ये होती है नॉर्मल आई, ठीक है, ये है नॉर्मल आई की कंडीशन जिसके अंदर क्या है ना, नॉर्मल जो इमेज है वो रेटिना के ऊपर फॉर्म होती है, रेज आती है फिर वो कन्वर्ज होकर के रेटिना पे फॉर्म होती है। लेकिन वहीं पर ही जो मायोपिक पर्सन होता है उसके केस में क्या होता है कि जैसे कि ये लाइज है, ठीक है, ये रेज है ना यहाँ पे फॉर्म हो रही है, जो कि क्या है कि रेटिना से पहले फॉर्म हो रही है। तो इन रेज जब इमेज आगे फॉर्म हो जाएगी, रेटिना के ऊपर कुछ फॉर्म ही नहीं होगा तो क्या दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा। तो इसीलिए क्या होता है कि यहाँ पर जो मायोपिक जो इंसान होता है उसको एक तरीके से धुंधला दिखता है। और इसी के साथ में जो नेक्स्ट है यहाँ पे वो ये है कि अगले हम इसको करेक्शन किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे जो हम लोग लेंस यूज में लेते हैं वो लेते हैं कॉनकेव लेंस यूज में लेते हैं, जिसके अंदर की हमारी जो रेज है वो इसको थोड़ा सा डाइवर्स कर देता है, इस तरीके से डाइवर्ट कर देता है, फिर हमारी जो आंखों का लेंस है वो उसको कन्वर्स करके फिर से उसके ऊपर ले आता है, जो कि हमारी आंखों के रेटिना पे है उस पर ले आता है। तो ये इस तरीके से होता है। तो हम अगर इसके कॉजेस की बात करें कि क्या क्या कॉज होता है, तो सबसे पहला होता है कि एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, की हमारे आई लेंस का जो कर्वेचर वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गया हो, जिस वजह से जो इमेज है वो रेटिना से पहले फॉर्म हो रही है। फिर सेकंड रीजन ये होता है कि स्ट्रेंथिंग ऑफ आईबॉल, की हमारी आंखें जो है वो बड़ी हो गई हो। तो देखो एक आंख जो है मेरी वो है 6/6 की, और जो दूसरी आंख है जिसके अंदर की मेरा नंबर है वो है 1.25 डायोप्टर का नंबर है, इतना मेरा दूसरा नंबर है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसके चश्मा लगा हुआ है उसकी दोनों आंखें खराब हों, और इनफैक्ट कि पहले मेरी आंखों का जो नंबर था वो ज्यादा था, लेकिन अब ये जो नंबर है वो काफी ज्यादा रिड्यूस हो चुका है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वो करते हैं हाइपरमेट्रोपिया। अब देखिए हाइपरमेट्रोपिया को हम लोग कहते हैं फार साइटेडनेस। इसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जो बुढ़े लोग होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स या नहीं आपके ग्रैंड पेरेंट्स अगर कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो ऐसे थोड़ा दूर करके पढ़ते हैं, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो यही जो दूर करके पढ़ते हैं इसमें क्या होता है कि उनको पास की चीज़ें अच्छे से नहीं दिखती, उसको थोड़ा सा दूर करना पड़ता है, तो उनका जो फार पॉइंट है ना वो 25 सेंटीमीटर से आगे चला जाता है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं, इसकी डेफिनेशन में हम लोग कहेंगे कि अफेक्टेड पर्सन कैन सी द फार ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट। दूर की चीजें उनको क्लियर दिखती है लेकिन पास की चीजें क्लियरली नहीं दिखती हैं। एंड द पॉइंट ऑफ आईज मूव्स अवे। इसमें क्या होता है कि जो नियर पॉइंट है वो थोड़ा आगे चला जाता है, जिस वजह से उनको देखने में प्रॉब्लम आती है। एंड इट द इमेज फॉर्म इज बिहाइंड द रेटिना। मायोपिया के अंदर उसके आगे फॉर्म होती थी, लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है उसके पीछे इमेज फॉर्म होती है। इसके कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं? इसका सबसे फर्स्ट जो कॉज है कि फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस बिकम्स टू लॉन्ग। जो आई लेंथ है उसकी जो फोकल लेंथ है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है, तो वो एक इसका रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि आई बॉल बिकम्स टू स्मॉल, और जो हमारी आंखें हैं वो छोटी हो गई हैं। अगर आंखें छोटी होगी तो क्या होगी, इमेज तो वहीं पर ही फॉर्म होगी, लेंस वगैरह थोड़ी चेंज हुए, लेकिन आंखों की साइज छोटी होगी। तो इस केस के अंदर भी क्या होता है, ये भी एक तरीके का कॉज होता है हाइपरमेट्रोपिया का। अब इसका करेक्शन किस तरीके से होता है? इसका करेक्शन होता है कॉन्वेक्स लेंस को यूज करते हैं। एप्रोप्रिएट पावर का आपने देखा होगा कि जैसे कि मैं जब पिछली बार जब चश्मा बनवाया था तो उसने एग्जैक्टली ऐसा चश्मा लगाया था, फिर उसके बाद में वो अलग अलग डाल के देखता है। आप अगर किसी ने चश्मा देखी होगी तो देखा होगा कि वो पहले डालता है 0.25 का, फिर पूछता है कि उसको पढ़ो अच्छे से दिख रहा है, तो फिर आप बोलते हो कि हाँ। अगर नहीं दिख रहा है तो फिर वो और पावर इंक्रीज करता है। तो यही यहाँ पर की एक एप्रोप्रिएट पावर जिससे कि आप क्लियरली देख पाओगे, उसी को यहाँ पे क्या कहा जाता है, उसी को ही हम लोग कहते हैं कि एक जो एप्रोप्रिएट पावर का लेंस इसमें यूज करते हैं, जो कि कॉन्वेक्स लेंस होता है। अब देखिए इसको हम लोग समझते हैं डायग्राम से कि सबसे पहली जो मायोपिया मतलब हाइपरमेट्रोपिया, इसमें जो इमेज है वो देखो आंख के पीछे फॉर्म हो रही है और आंख जो है वो छोटी हो गई। और होना कैसे चाहिए था? होना इस तरीके से चाहिए था कि जो नियर पॉइंट है वो ऐसा होना चाहिए था, लेकिन इसमें क्या है कि जो नियर पॉइंट है वो उनका आगे शिफ्ट हो गया है, जिस वजह से जो इमेज है वो उनकी फॉर्म पीछे हो रही है। और इसका करेक्शन किस तरीके से होगा? कॉन्वेक्स लेंस को यूज किया जाता है, जिससे कि जो रेस हैं वो क्या होती है, कन्वर्ज होती है, फिर उसके बाद में फिर से और कन्वर्ज होती है, और जो इमेज है वो फिर से रेटिना के ऊपर फॉर्म होती है, फिर उसके बाद में वो अच्छे से उसको देख पाते हैं। और फिर इसके बाद में जो अगला आता है वो आता है प्रेस बायोपिया। अब देखिए प्रेस बायोपिया क्या है? प्रेस बायोपिया एक ऐसा डिफेक्ट ऑफ विजन है जो कि ओल्ड पर्सन्स में दिखाया जाता है, दैट कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली ड्यू टू द लॉस ऑफ पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। अब देखो ध्यान से देखो, इसमें यहाँ पे इसकी डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट। इसकी डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है कि इट इज द डिफेक्ट ऑफ अ विजन ड्यू टू विच ओल्ड पर्सन कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट ड्यू टू द लॉस ऑफ पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। पावर ऑफ
एकोमोडेशन ऑफ आई अगर लूज कर देती है आगे, जैसे आप बुढ़े होंगे वैसे आपकी आंखें की जो पावर है वो धीरे धीरे साथ में कम होती जाती है, क्योंकि आपकी आंखों की जो मसल्स हैं वो भी वीक होने लग जाते हैं। जैसे जैसे आप बुढ़े होंगे, जैसे जैसे टाइम निकलेगा तो आपकी जो मसल्स हैं वो भी वीक होंगी। तो वही यहाँ पे जो रीजन होता है वो होता है प्रेस बायोपिया क्या, जिससे क्या ना क्लियरली नहीं दिख पाता। और फिर इसके बाद में क्या होता है, इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि द नियर पॉइंट ऑफ अ ओल्ड पर्सन हैविंग द प्रेस बायोपिया बिकम्स मोर देन 25 सेंटीमीटर। और इस केस के अंदर क्या होता है कि जो जिसको भी बीमारी होती है उसका जो फार पॉइंट है, मतलब नियर पॉइंट है, वो 25 सेंटीमीटर से आगे शिफ्ट हो जाता है। एंड इसके कॉजेस क्या क्या हैं, इसका सबसे पहला कॉज है कि वीकनिंग ऑफ ए स्लेरी मसल्स। स्लेरी मसल्स वीक हो जाती हैं जो कि फोकल लेंथ को कंट्रोल करते हैं ना, वही वीक होगी तो वहां पे फोकल लेंथ ही कंट्रोल नहीं हो पाती। तो ये किसका रीजन है। दूसरा रीजन है कि डिक्रीजिंग द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस। आई लेंस जो है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीज हो जाना, वो अच्छे से काम नहीं कर पाना, फ्लेक्सिबल नहीं रहता उतना, तो उस केस के अंदर भी होता है। और इसको जो कन्वर्जन मतलब कि एक तरीके से इसको जो करेक्शन होता है वो होता है बायफोकल लेंथ से भी इसका करेक्शन होता है। बायफोकल लेंस, इसका याद रखना कि बायफोकल लेंस से हम लोग किसका करेक्शन करते हैं, वो करते हैं प्रेस बायोपिया का। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। और फिर इसके बाद में अब आता है डिस्पर्जन ऑफ अ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। एक ग्लास प्रिज्म के थ्रू किस तरीके से जो 7 कलर हैं, व्हाइट लाइट अगर डालोगे तो 7 कलर आपको मिलेंगे, वो क्या होता है वो देखते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या होता है कि डिस्पर्जन होता क्या है। बेसिकली डिस्पर्जन एक ऐसा फिनोमिनन होता है, फिनोमिनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ अ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स। व्हाइट लाइट को 7 कलर में स्प्लिट करना ही डिस्पर्जन कहा जाता है। व्हेन इट पासेस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। जब ग्लास प्रिज्म से हम लोग व्हाइट लाइट को देते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे इसमें देखो, इसमें आपको क्या दिया जा रहा है कि एक व्हाइट लाइट डाल रहे हो, फिर इधर क्या मिल रही है आपको, रेड भी मिल रहा है, रेड से लेकर के वॉयलेट तक सातों के सातों कलर आपको मिल रहे हैं जो कि नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। ये होगा हमारे पास में वॉयलेट हो गया, इंडिगो हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, रेड हो गया। तो ये 7 कलर होते हैं, इनको याद रखो, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। विबग्योर से इसको याद रखो। विबग्योर एक बहुत ही सिंपल सा वर्ड है। वी से वॉयलेंट, फिर इसके बाद में आई से हमारे पास में इंडिगो, फिर इसके बाद बी से ब्लू और जी से ग्रीन, फिर वाई से येलो और फिर ऑरेंज और रेड। याद रख सकते हो नहीं, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। फिर इसके बाद में इसी को ही हम लोग स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। देन फिर इसके बाद में जो अगला पॉइंट है ये बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के अंदर आने के 100% चांसेस है कि ये आ सकता है। ध्यान से देखो, इसमें क्या है कि अभी अभी हम देख के आए कि प्रिज्म से जो लाइट है वो 7 कलर में हो जाती है। तो हम क्या करें, अगर 2 प्रिज्म लगा दें तो क्या होगा, तो वही यहां पर है कि रिकॉम्बिनेशन ऑफ अ व्हाइट लाइट। तो सबसे पहले प्रिज्म से जब लाइट पास होती है तो वो 2 कलर में स्प्लिट हो जाती है, आर और वाई, मतलब कि सातों के सातों कलर में स्प्लिट हो जाती है, जिसमें सबसे ऊपर कलर होता है रेड, फिर उसके बाद में लास्ट में होता है वॉयलेट। और फिर ये जो कलर हैं ये जाते हैं अगले प्रिज्म के ऊपर, जो कि उल्टा इन्वर्टेड प्रिज्म रखा होता है। तो जैसे ही इन्वर्टेड प्रिज्म होता है ये सारी की सारी लाइटें कन्वर्ट होकर के फिर से व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो यही होता है रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। ये 7 कलर से मिल करके फिर से वो एक व्हाइट लाइट में कन्वर्ट होगी। बस 7 कलर ही होते हैं, इससे ज्यादा हम लोग स्प्लिट नहीं कर पाते लाइट को। तो हम लोग इसके डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन जो है कि इट इज द रिवर्स ऑफ डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का उल्टा होता है कि डिस्पर्जन का उल्टा भी पॉसिबल है, वो यहां पे हम लोग रिकॉम्बिनेशन में देखते हैं। एंड 7 colored lights of a spectrum can be recombined to giving back the white light by placing the 2 prism, one upside and one down। मतलब कि यहां पर ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग है ना जो व्हाइट लाइट है ना उसको 7 कलर में स्प्लिट कर सकते हैं ना, तो हम लोग उसको फिर से व्हाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वही यहां पर एक कॉम्बिनेशन दिया हुआ एग्जाम के अंदर, ये बड़ा ही पूछा जाता है कि क्या होगा अगर हम लोग जो मिरर हैं उनको मतलब कि प्रिज्म को उल्टा रख देंगे। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो डायग्राम भी ड्रॉ करना है और इसको हमें एक्सप्लेन भी करना है।